26 अप्रैल 1986 सुबह 1:23 पर हड़बड़ी में दबाए गए एक बटन ने 47,000 लोगों को बेघर कर दिया। धीरे धीरे करके 2,000 लोगों की जान ले ली। पशु पक्षियों को म्यूटेट करके उनके शारीरिक ढांचे में बदलाव कर दिए। 2,600 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन को बर्बाद करके ऐसा टाइम बॉम्ब सेट किया जो आज तक चल रहा है। और अगर ये फटा तो ये पूरे यूरोप को ले उड़ेगा। तो किस चीज का था ये बटन? ये बटन था चेरनोबिल के रिएक्टर 4 का। लेकिन चेरनोबिल में तो जो होना था वो हो चुका। अब ये नई टेंशन कहां से आ गई? भाई साहब, चेरनोबिल में उस दिन जो भी हुआ उसकी वजह से आज जो मुसीबत खड़ी हो चुकी है उसके बारे में सारे वैज्ञानिक जानते हैं, लेकिन चाह कर भी वो कुछ नहीं कर सकते। तो आखिर क्या हुआ था उस दिन चेरनोबिल में? किन कारणों की वजह से रिएक्टर फटा? कैसे वहां से लोगों को बाहर निकाला गया? रेडिएशन की वजह से आसपास क्या बदलाव हुए? और आज कैसे चेरनोबिल दोबारा खतरे का कारण बन चुका है? जानेंगे हर चीज को पूरे विस्तार से। चलो शुरू करते हैं। YouTube पर मौजूद हर वीडियो में आपको यही बताया गया है कि चेरनोबिल हादसा वैज्ञानिकों की लापरवाही और रिएक्टर के डिजाइन में गड़बड़ी के कारण हुआ था, जबकि ये पूरा सच नहीं है। और जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इससे पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। दरअसल चेरनोबिल हादसे की शुरुआत तो 2 सितंबर 1945 को ही हो गई थी। इस तारीख को नाजी जर्मनी हारता है और शुरू होता है जर्मनी में लूट का सिलसिला। अमेरिका और उसके चेले चपाटे जर्मनी से रॉकेट इंजन, वेपन टेक्नोलॉजी, सोना चांदी, पैसे और जिसके हाथ जो लगा लूट लूट कर अपने देश में ले जाने लगे। इसके बाद अमेरिका ने ऑपरेशन पेपर क्लिप लॉन्च कर दिया, जिसमें जर्मन वैज्ञानिकों को जबरदस्ती अमेरिका ले जाया जाने लगा। ये सब देखकर सोवियत यूनियन ने ऑपरेशन ओसो वाइकिम लॉन्च कर दिया और उन्होंने भी जर्मन वैज्ञानिकों को कैद करके जबरदस्ती अपने लिए काम करने पर मजबूर किया। अब पूरी दुनिया को ये बात मालूम है कि सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में स्पेस रेस हुई थी, लेकिन एक रेस और भी थी जिसमें ये दोनों दौड़ रहे थे और वो थी न्यूक्लियर रेस। 27 जून 1954 को सोवियत यूनियन ने दुनिया का पहला न्यूक्लियर पावर स्टेशन बना दिया, जिसका नाम था ओबनिस्क न्यूक्लियर पावर प्लांट। इससे पहले कि अमेरिका इस झटके से उभरता, सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को दुनिया की पहली सैटेलाइट यानी स्पुतनिक 1 को हवा में उड़ा दिया, जो पूरी धरती का चक्कर लगाती है। इस एक घटना ने अमेरिका के रातों की नींद उड़ा दी और अब बारी थी अमेरिका के पलटवार की। अमेरिका ने 21 जुलाई 1969 में नील आर्मस्ट्रांग के रूप में पहले इंसान को मून की सतह पर उतार दिया। अब सोवियत यूनियन के लिए ये बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि उनका स्पेस और न्यूक्लियर प्रोग्राम अमेरिका से काफी आगे निकल चुका था। लेकिन फिर भी वो स्पेस रेस में हार जाते हैं। लेकिन एक चीज उनके हाथ में थी और वो थी सोवियत यूनियन का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब यहाँ से शुरुआत होती है अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में न्यूक्लियर रेस की। मॉस्को में बैठी सरकार पूरे सोवियत यूनियन में दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाकर इस रेस को जीतना चाहती थी। अब इस काम के लिए चाहिए थे उन्हें बहुत सारे रिएक्टर, लेकिन यहाँ एक समस्या थी। सोवियत यूनियन में न्यूक्लियर रिएक्टर सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ मीडियम मशीन बिल्डिंग के द्वारा ही बनाए जाते थे और यही ऑर्गेनाइजेशन सोवियत यूनियन का एटॉमिक वेपन प्रोग्राम भी संभालती थी। अब ये अकेली संस्था पूरे सोवियत यूनियन में तेजी से न्यूक्लियर रिएक्टर बनाकर सप्लाई नहीं कर सकती थी। अब इस समस्या से पार पाने के लिए मॉस्को में बैठे सरकारी अधिकारी ये डिसाइड करते हैं कि सोवियत यूनियन में अलग अलग जगहों पर अलग अलग संस्थाएं अपने अपने हिसाब से न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाएंगी और यूक्रेन के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर जो चेरनोबिल में लगने वाला था उसकी जिम्मेदारी दी जाती है विक्टर पेट्रोविच बुखनोव को। नाम याद रखिएगा, इसी आदमी के सर पर बाद में जाकर चेरनोबिल हादसे का ठीकरा फूटा था। अब विक्टर डिसाइड करते हैं कि वो चेरनोबिल में RBMK 1000 रिएक्टर का इस्तेमाल करेंगे, जो सिर्फ साइज में ही नहीं बल्कि पावर जनरेशन के मामले में भी बहुत बड़ा था, जो 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकता था। इससे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर वेस्ट में यानी अमेरिका और उसके चेले चपाटों किसी के पास भी नहीं था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट को बनाकर सोवियत यूनियन ये दर्शाना चाहता था कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के मामले में वो सबसे आगे है। मॉस्को ने पावर प्लांट को बनाकर चलाने की एक डेडलाइन सेट कर दी और विक्टर को जल्दी ही ये बात समझ में आ गई कि तय की गई समय सीमा के अंदर इसको बनाकर चलाना नामुमकिन है। इसके अलावा विक्टर काम करने वाली लेबर की यूनियनबाजी और बढ़ते हुए खर्चे से भी बहुत परेशान थे। अब विक्टर ये डिसाइड करते हैं कि वो रिएक्टर से ज्यादा पावर निकालने के लिए और खर्चा कम करने के लिए रिएक्टर की सेफ्टी पे खर्च होने वाले पैसे को दूसरे जरूरी कामों पर खर्च करेंगे। और ये सब उस रिएक्टर के साथ किया जा रहा था जिसके डिजाइन में पहले से ही काफी कमियां मौजूद थी। अब यहाँ से आपको एक आइडिया लग गया होगा कि चेरनोबिल में हुई दुर्घटना के पीछे सोवियत यूनियन की अमेरिका के साथ न्यूक्लियर रेस में आगे निकलने की जिद और चेरनोबिल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे जिम्मेदार लोगों की लापरवाही किस तरीके से जुड़े हुए हैं। अब इस रिएक्टर में क्या कमियां थी, इसको जानने से पहले ये जान लेते हैं कि चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट किस जगह बनाया गया था और एक न्यूक्लियर पावर प्लांट आखिर काम कैसे करता है। ये चीज समझने के बाद आपको RBMK 1000 रिएक्टर में जो कमियां थी वो बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट चेरनोबिल शहर से 16 किलोमीटर की दूरी पर
प्रिपयात नदी के किनारे जानबूझकर बनाया गया था ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर को ठंडा रखने के लिए पानी की कभी भी कमी ना हो। आमतौर पर बिजली बनाने के लिए जनरेटर की मदद ली जाती है और जैसा कि आप जानते हो, ऊर्जा पैदा नहीं की जा सकती बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है। इसीलिए जनरेटर को चलाने के लिए डीजल को जलाकर निकाली गई ऊर्जा बिजली बनाने में मदद करती है। अगर दो चुंबकों के बीच में कॉपर के तार से बनी हुई वाइंडिंग को घुमाया जाए तो बिजली पैदा हो जाएगी। अब यहाँ पर समस्या आती है कि कॉपर के इस तार से बनी हुई वाइंडिंग को घुमाएगा कौन? अब जैसे डीजल या पेट्रोल जलाकर आपकी गाड़ी का इंजन गाड़ी के पहियों को घुमाता है, ठीक इसी तरीके से जनरेटर में भी एक इंजन कॉपर के इन तारों को घुमाता है। अब अगर हम इन कॉपर की वाइंडिंग को हवा की मदद से घुमाएं तो ये विंड टरबाइन कहलाएगा। और यदि ऊंचाई से गिरते हुए पानी की मदद से एक पहिए को घुमाकर उससे शाफ्ट जोड़कर जनरेटर के अंदर लगी हुई कॉइल को घुमाया जाए तब वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहलाएगा। और यदि हम कोयले की मदद से भाप बनाकर भाप के प्रेशर से एक पहिए को घुमाएं जो जनरेटर की कॉइल को घुमाए तब हम इसे थर्मल पावर प्लांट कहेंगे। और न्यूक्लियर पावर प्लांट में इस भाप को न्यूक्लियर फ्यूल जलाकर बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर न्यूक्लियर रिएक्टर का बस इतना सा काम है कि वो अपने अंदर पैदा हो रही ऊर्जा की मदद से पानी से भाप बनाएगा और इस भाप की मदद से एक पहिए को घुमाकर जनरेटर से बिजली बनवाई जाएगी। अब जरा पूरे प्रोसेस को फटाफट समझ लेते हैं। देखिए, ये आपका न्यूक्लियर रिएक्टर है। इसके चारों तरफ कंक्रीट की मोटी दीवार और उससे पहले लेड की शील्डिंग की गई है ताकि कोई भी रेडिएशन बाहर ना जा सके। ये सब करने के बाद भी इस रिएक्टर वेसल को एक और शील्ड के थ्रू बाहर के एटमॉस्फेयर से सेव किया गया है ताकि किसी भी अनचाही दुर्घटना से बचा जा सके। आइए अब देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। ये जो आप लाल रंग के डॉट्स देख रहे हैं, ये है D2O। ये क्या काम कर रहा है? ये इस रिएक्टर को ठंडा रखने का काम कर रहा है। इस रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होने वाली हीट एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके एक दूसरे टैंक से होता हुआ पंप की सहायता से रिएक्टर में जाकर एक चेन को कंप्लीट करता है। दूसरे टैंक में पानी भरा है जहां पर ये अपनी हीट एनर्जी को उस पानी को दे देता है। ये पानी उस हीट एनर्जी से स्टीम में बदलकर टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाता है। ये टरबाइन एक शाफ्ट की मदद से एक जनरेटर से कनेक्टेड है और ये जनरेटर बिजली उत्पन्न करके ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू शहरों को भेज देता है। इस टरबाइन को घुमाने के बाद इस स्टीम को एक कंडेंसर की मदद से ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद एक पंप की सहायता से वापस इस चेन को कंप्लीट किया जाता है। अब जरा जान लेते हैं कि चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में इंजीनियर्स किस चीज की टेस्टिंग कर रहे थे। देखो, एक रिएक्टर बहुत ज्यादा हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है और अगर ये हीट एनर्जी कंट्रोल में ना रखी जाए तो रिएक्टर फट जाएगा। अब इस हीट एनर्जी को कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। पहला तो हीट एनर्जी को बनने से रोक दो, यानी जो रिएक्शन चल रही है उसे बंद कर दो। और दूसरा, जो हीट एनर्जी बन चुकी है उसे जल्दी से जल्दी रिएक्टर से बाहर निकाल दो। तो चेर्नोबिल के रिएक्टर नंबर 4 में इंजीनियर्स ये टेस्ट करके देखना चाह रहे थे कि अगर इमरजेंसी में उन्हें रिएक्टर बंद करना पड़ जाए तो रिएक्टर के अंदर मौजूद हीट को बाहर कैसे निकालेंगे। मतलब जाहिर सी बात है, जो पंप रिएक्टर के अंदर पानी घुमा रहे हैं उन्हीं की मदद से रिएक्टर के अंदर से हीट एनर्जी को निकाला जाएगा। लेकिन अगर रिएक्टर ने बिजली बनानी बंद कर दी तो पंप को बिजली कहां से मिलेगी। तो इसके लिए वहां पर डीजल जनरेटर लगाए गए थे। लेकिन डीजल जनरेटर को भी स्टार्ट होने में कुछ समय लगता था और न्यूक्लियर रिएक्टर के मामले में ये जो कुछ मिनटों का समय था ये सर्व सत्यानाश करने के लिए काफी था। तो इंजीनियर्स ने इसके समाधान के रूप में ये सोचा कि अगर वो रिएक्टर को अचानक से बंद भी कर दें तो भी टरबाइन एकदम से नहीं रुकेगी और क्योंकि वो एकदम से नहीं रुकेगी तो रिएक्टर बंद होने के बावजूद भी बिजली बनना एकदम से नहीं बंद होगा। अब अगर बिजली बनना बंद नहीं होगा तो पंप भी चलते रहेंगे और इतना समय मिल जाएगा कि बैकअप के लिए डीजल जनरेटर चलाया जा सके। अब इंजीनियर्स को ये जानना था कि असल परिस्थितियों में क्या सब कुछ वैसा ही होगा जैसा उन्होंने प्लान किया है या नहीं। अब ये जानने का एक ही तरीका था और वो था टेस्ट। तो रिएक्टर नंबर 4 पर यही टेस्ट चल रहा था। अब इस टेस्ट में क्या, कब, क्यों और कैसे हुआ ये समझने के लिए पहले ये जान लेते हैं कि रिएक्टर काम कैसे करता है। देखो, न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर यूरेनियम 235 का न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जो कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है। अब आइसोटोप किसी एलिमेंट का वो जुड़वा भाई है जिसके पास प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो बराबर हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग है। अब यहाँ पर सवाल आता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं, बाकी आइसोटोप्स के साथ ये भेदभाव क्यों। इसे आप इस तरीके से समझिए कि आप हथौड़े से सेम वजन के सेम आकार के दो अंडों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें से एक बना है लोहे से और दूसरा मुर्गी का अंडा है। अब हथौड़े से लोहे वाला तो ना फूटने वाला, लेकिन मुर्गी का अंडा टूट जाएगा। अब 235 और 238 में भी यही फर्क है। जब एक न्यूट्रॉन 235 से टकराएगा तो वो टूट जाएगा, लेकिन 238
इस टकराव को झेल जाएगा और वो नहीं टूटेगा। अब यूरेनियम 235 के साथ दूसरा एडवांटेज ये है कि वो इस तरीके की चेन रिएक्शन को सपोर्ट कर सकता है। मतलब एक बार स्टार्ट करो और फिर इसी रिएक्शन से निकलने वाले न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के बाकी बचे हुए एटम्स को भी आराम से तोड़ना शुरू कर देंगे और एनर्जी बढ़ती ही चली जाएगी। लेकिन जरा ये सोचिए कि अगर लगातार ये चेन रिएक्शन बढ़ती चली गई तो अचानक से पैदा हुई ऊर्जा रिएक्टर को एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह उड़ा देगी। अब इसका इलाज है कंट्रोल रोड्स। उनका काम है इन न्यूट्रॉन्स की संख्या को काबू में रखना।